हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सपना गोयल और मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985। इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लेसन 2 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस लेसन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स 13 क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और ये मेजरली पूरे चैप्टर को कवर भी कर रहे हैं और जनरली यही पूछे जाते हैं। बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस चैप्टर में मेजरली समझाया गया है सेक्टर्स का वर्गीकरण यानी क्षेत्रक जो है उसका क्लासिफिकेशन, जो कि 3 तरह से किया गया है। आर्थिक गतिविधि के आधार पर यानी कामकाज के आधार पर, फिर रोजगार के आधार पर और स्वामित्व के अधिकार पर यानी मालिक कौन है। ये 3 क्लासिफिकेशंस इस लेसन में मेन है और इनका डिफरेंस भी है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स के बीच में क्लासिफिकेशन या उनका वर्गीकरण। और जैसा कि हमें पता है प्राइमरी सेक्टर्स या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर आती है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यानी कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है मशीन्स के थ्रू या इवन हाथ के थ्रू, वो द्वितीय क्षेत्रक में आता है। और फिर तृतीय में जो सर्विसेज आती हैं वो हैं, जैसे कि डेयरी है, फार्मिंग है, ये सब प्राथमिक हैं। गन्ने से चीनी बनाना, सूती से कपड़ा बनाना, ये द्वितीय क्षेत्रक में आता है। और एक एग्जाम्पल अगर मैं कनेक्टेड एग्जाम्पल दूँ, कॉटन को ग्रो करना वो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्षेत्रक है। फिर कॉटन से कपड़ा बनाना वो द्वितीयक है और उस कपड़े को सेल करना वो तृतीयक में आ गया। तृतीयक में बैंकिंग, परिवहन, भंडारण और भी बहुत सारे हैं। फिर जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा सिमिलर सा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर शहरों में रोजगार पैदा करना हो, नौकरियां पैदा करनी हो तो क्या कर सकते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया अगर गांव में रोजगार पैदा करना हो तो क्या किया जा सकता है। कई सारे इसमें सजेशंस दिए हुए हैं, लेकिन एक पॉइंट जो आपको याद रखना है जो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है दोनों में और कई जगह पे वो यूज़ होता है, वो है कि सस्ते ऋण, सस्ती ब्याज दरों के ऊपर ऋण देना। क्योंकि जब सस्ता ऋण मिलता है, एक सेकेंड, जब सस्ता ऋण मिलता है तो कई सारे नए प्रोडक्शन के कार्य शुरू किए जा सकते हैं सस्ते ऋण से। ठीक है, उसके अलावा कई तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया जा सकता है। ये पॉइंट भी दोनों में आएगा। कंस्ट्रक्शन वर्क चाहे स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, उससे नौकरियां पैदा होती हैं। अगर एक स्कूल कंस्ट्रक्ट हुआ तो उसमें टीचर्स भी चाहिए, पीएन्स भी चाहिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी चाहिए, गार्डनर भी चाहिए। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की कुछ एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स देने और बताना है कि सरकार ने उनकी जिम्मेदारी क्यों ली। बेसिकली सरकार ने उनकी जिम्मेदारी इसलिए ली ताकि सभी लोगों को चीज़ें पहुंचाई जा सकें। जैसे पब्लिक पार्क है या पुलिस स्टेशन है या पोस्टल सर्विसेज हैं, रेलवेज हैं, ये गवर्नमेंट कम दामों पे भी देती है। तो प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है। इसीलिए सब लोगों को हर सुविधा दी जा सके कम मूल्य पे, इसलिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र की ज़रूरत है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनरेगा के ऊपर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्कीम के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है उन सभी लोगों को जो कि हाथ से काम करने को तैयार हैं, और वो भी वो काम जिसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। यानी आपसे नाले साफ करवाने का काम भी करवाया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी करवाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, ये भी इस क्वेश्चन का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म स्पेशली बहुत बार पूछ ली जाती है। फिर नेक्स्ट, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में भेद यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है और ये है उसका आंसर। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर ये आंसर समझाना चाहूँगी। जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैं एक स्कूल में हूँ
और मेरे घर में एक मेड काम करती है। तो मैं जो स्कूल में नौकरी करती हूँ, मैं संगठित क्षेत्र में काम करती हूँ, और वो जो मेड है वो असंगठित क्षेत्र में काम करती है। कैसे? मुझे तो निश्चित छुट्टियाँ मिलती हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं मेरे काम करने के। जो मेड है उसके लिए ऐसा नहीं है। मुझे एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है, उसको नहीं मिलता है। मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी नौकरी छोड़ने पर, उसको नहीं मिलेगी। मुझे मेडिकल अलाउंस है, उसको नहीं है। सो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो संगठित क्षेत्र में मिलती है और असंगठित वालों को नहीं मिलती है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि सपोज़ कीजिए कि जो सुरेश है वो एक टी स्टॉल पे काम करता है और जो नरेश है वो एक कंपनी में काम करता है। तो दोनों की सिचुएशंस में डिफरेंसेस क्या हैं, फ़र्क क्या होगा? तो अब आपको इस क्वेश्चन को पहचानना है कि इकोनॉमिक्स लेसन 2 से है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस पूछा जा रहा है बेसिकली। तो आप बताएंगे कि सुरेश जो है कौन से क्षेत्र में काम करता है, नरेश कौन से में काम करता है, और फिर यही डिफरेंस आपको लिख देना है। सो क्वेश्चन पूछने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। फिर 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार का धीरे धीरे जो निवेश है वो एग्रीकल्चर के ऊपर कम होता जा रहा है, और हमारे फार्मर्स को बाहर के बाज़ारों से बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉरेन कंट्रीज से आते हैं और सस्ते दामों पे आते हैं, और किसानों को जो सब्सिडी मिल रही थी पहले वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। फिर लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही हैं। बाप ने अपना लैंड अपने बेटों में बांट दिया, बेटों ने और बेटों में बांट दिया। तो इस तरह से हर किसी के पास ज़मीन का जो टुकड़ा है वो बहुत छोटा है, और खेती करने के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं रहता। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 8वां क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र भारत में महत्वपूर्ण क्यों है, यानी टर्जरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सो ओवर टाइम जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड बढ़ी है, जैसे कि बैंक है, ट्रांसपोर्टेशन है, सिनेमा हॉल्स हैं, टूरिज़्म है। ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जिनको पहले डिमांड नहीं किया जाता था, लेकिन अब डिमांड किया जाता है। तो इसलिए जो टर्जरी सेक्टर है या तृतीयक क्षेत्रक है वो महत्वपूर्ण है। आंसर में तृतीया लिखा हुआ है, वो तृतीयक होगा। फिर 10th क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर और निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सो यानी एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट सेक्टर। और जो मैंने एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सुरेश है वो रेलवेज़ में इंजन ड्राइवर है, और जो नरेश है वो टाटा मोटर्स में काम करता है, या किसी स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो अब आपको डिफरेंस बताना है दोनों के में। तो आपको ये पहचानना होगा क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। रेलवेज भी ऑर्गेनाइज्ड है और स्कूल भी ऑर्गेनाइज्ड है, यानी तो अब ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस तो नहीं हो सकता। तो अब आपको पहचानना है, एक गवर्नमेंट है क्योंकि रेलवेज गवर्नमेंट में आती है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सो ये भूलना नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना पता नहीं चलता कि कौन से चैप्टर से आया है। फिर आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर ने आर्थिक विकास में कैसे योगदान दिया है। सो अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इकॉनमी फंक्शन ही नहीं कर सकती, इकॉनमी आगे नहीं बढ़ सकती। फिर खुली बेरोज़गारी, अल्प बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी के बीच में डिफरेंस। सो अगर कोई एक व्यक्ति किसी भी मजदूरी पे काम करने को तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो खुली बेरोज़गारी है। अल्प बेरोज़गारी में क्या होता है कि इंसान काम तो कर रहा है लेकिन अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। जैसे एक आइसक्रीम बेचने वाला पूरा दिन अपने ठेले पे खड़ा रहता है आइसक्रीम बेचने के लिए, लेकिन पूरे दिन में उसके पास ग्राहक मुश्किल से 1 या 2 घंटे के लिए आता है इन टोटलिटी। बाकी दिन वो सिर्फ खड़ा हुआ वेट करता है। ऐसे ही मोची भी होता है। तो ये लोग क्या है, 9 10 घंटे 12 घंटे अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं लेकिन काम सिर्फ 1 घंटे कर रहे हैं। तो ये अल्प बेरोजगारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर है प्रच्छन्न बेरोजगारी,
ये ऐसी होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि अगर एक खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है तो 8 को लगाया हुआ है। तो अगर 3 को निकाल दें तो भी खेत का आउटपुट इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी उतना ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा लगे हुए हैं और हर कोई कम काम कर रहा है। यानी अगर हर कोई 9 से 10 घंटे काम कर सकता है तो ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो हर कोई कम काम करेगा। तो जो भी प्रचंड बेरोज़गारी में होता है वो अल्प बेरोज़गार भी होता है। यानी अगर खेत में 5 लोग हैं चाहिए और 8 लगे हुए हैं तो हर कोई अपने पोटेंशियल से कम काम करेगा, थोड़े कम घंटे काम करेगा। तो ये सभी लोग अंडर एम्प्लॉयड यानी अल्प बेरोज़गार भी हैं। और ये जो प्रचंड बेरोज़गारी है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा गया कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पे को ही जीडीपी में क्यों गिना जाता है। तो जो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको नहीं गिना जाता। जैसे कि अगर एक फार्मर क्यों नहीं गिना जाता, पहली बात तो क्योंकि अगर गिन लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो ये कैसे, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर एक फार्मर है, किसान है, उसने आलू उगाए हैं और फिर उसने उन आलूओं को चिप्स बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया। तो हम आलू जब उसने उगाए इसकी कॉस्ट को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब चिप्स बनाने वाली कंपनी ने चिप्स बनाए और मार्केट में बेचे तो उन चिप्स में भी आलू की कॉस्ट इंक्लूडेड थी। तो अगर हम फार्मर के लेवल पे भी इंक्लूड कर देंगे और चिप्स में भी इंक्लूड हो जाएगी तो 2 बार काउंट हो जाएगी आलू की कॉस्ट जीडीपी में। सो इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड की कॉस्ट लेते हैं, यानी कि चिप्स की। जो आलू पहले उगाया गया है उसकी कॉस्ट जीडीपी में नहीं डाली, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं डालते। अगर वो आलू डायरेक्टली हाउस होल्ड ने कंज्यूम कर लिया है तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। फिर 13वां क्वेश्चन है, विकसित देशों का इतिहास उन बदलावों के बारे में बताता है जो क्षेत्रों के बीच हुए हैं, कैसे। सो बेसिकली हम देखते हैं जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर माध्यमिक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो डेवलप्ड होती हैं उनके अंदर टर्जरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यानी तृतीय क्षेत्र। लेकिन जो भारत का मामला है वो थोड़ा अलग है। हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री है लेकिन हमारा तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वक्त। तो हम हमारा जो ग्रोथ पैटर्न है वो एकदम सही पाथ पे चल रहा है। सो ये थे नोट्स क्विक एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो, नोट्स पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।